Okay, beta. So today we will start new chapter, and the name of new chapter is hydrocarbons. What is the name of new chapter? हाइड्रोकार्बन। अभी नाम से क्लियर है, हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स वैसे तो वाटर होता है, पर यहाँ हाइड्रो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन प्लस कार्बन फॉर कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है बेटा, चलें। तो हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन में पहले बुक को कवर कर लें, उसके बाद अपनी चीजों पे आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। के ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, वो बरीड हो गए, तो मिलियन ईयर्स के बाद जो जमीन से हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, जो ओल्ड रिमेन्स मिलेंगे, उसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं जिससे हमें हाइड्रोकार्बन मिल सकते हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस which serve as the primary source of energy for generating heat, electricity, fuel for transportation। देखें, ये जो नेचुरल फ्यूल्स हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसमें आपका पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस आ गया, कोयला आ गया। अब हम थर में क्या कर रहे हैं? कोयले से बिजली बनाएंगे, तो कोयले को जलाने से क्या मिलेगी? हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? तो हम हीट एनर्जी फॉर बेकिंग पर्पस ले सकते हैं कि किसी भी चीज को पकाना है, उसके लिए देख सकते हैं, या फिर उसी हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हर उस चीज को फ्यूल कहते हैं जो जल के एनर्जी दे, जो जल के क्या दे? एनर्जी दे। तो जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उतना अच्छा फ्यूल होगा। सो पेट्रोल, और उसके बाद गासलेट, केरोसिन ऑयल, उसके बाद डीजल ऑयल, ये सारे जो हैं फ्यूल हैं, ये जल के क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। या आपकी मीथेन गैस हो गई, सीएनजी हो गई, या एलपीजी हो गई, ये सारे फ्यूल्स हैं, ये जल के हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। उसके बाद क्या चीज है कि हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हाइड्रोकार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल लें, तो उसकी जगह पे क्या आएगा? दूसरा कंपाउंड, दूसरा एलिमेंट आएगा, या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो एक ही फैमिली के जो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, उस एक ही फैमिली है, उसके हजारों मेंबर्स होते हैं। वो सारे कहां से ड्राइव होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें 100 लिखा हुआ है, बल्कि थाउजेंड, इवन मिलियंस ऑफ जो कंपाउंड्स हैं, वो हाइड्रोकार्बन से ही जन्म लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस introduction of the functional group to the basic hydrocarbon chain creates new molecules with different properties and structure। तो अगर आपके पास सिंपल अल्केन है, अगर आप उसकी क्लोरीनेशन करते हैं तो आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। आप उसकी कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। आप अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यानी बेस जो कंपाउंड है, जहां से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू होते हैं, दीज आर द हाइड्रोकार्बन। दीज आर द व्हाट? हाइड्रोकार्बन। कुछ आपके जो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड वो नेचुरली मिलते हैं, पर ज्यादातर इन्हीं कंपाउंड से जो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन हैं, उनको हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा। द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल यील्ड्स हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, जमीन में जो कच्चा तेल मिला, क्रूड ऑयल, अनरिफाइंड ऑयल, जो रिफाइंड नहीं है अभी, जमीन से हमें जो पेट्रोलियम मिला, हमें कहां मिलता है? घोटकी में, कादरपुर गैस फील्ड में, डेहकी में, माड़ी पेट्रोलियम में। ठीक है, यहां से हमें नीचे जमीन से काला जो है पानी मिलता है। ठीक है, उसको पेट्रोलियम भी कहते हैं, उसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। उस पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं कि रिफाइनरी पे भेजते हैं। रिफाइनरी, जैसे आप कभी गाड़ी में ठहर के हम पेट्रोल भरवाते हैं, कोई पीएसओ का होता है, कोई पार्को का होता है, कोई शेल का होता है, कोई बकरी का होता है, कोई गाय का होता है। ठीक है, तो जो भी, यानी ये सारी रिफाइनरीज हैं, ये सारी क्या है? उनका काम क्या होता है कि ये कच्चे तेल को परचेज करते हैं,
वहां से फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग का मतलब है कि जो नीचे जमीन से जो पेट्रोल आ रहा है, वो पेट्रोलियम जो आ रहा है वो प्योर नहीं होता, वो इम्प्योर होता है। उसमें हजारों कंपाउंड्स का मिक्सचर मौजूद होता है, 100 की तादाद में कंपाउंड उसमें मौजूद होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो उससे क्या होगा कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होगी, उससे हमें 2, 4, 5, 600 तक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं ड्यू टू अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड व्हाट, रिफाइनिंग। क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करेंगे तो वहां से हमें 1 से लेके 40 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, यानी मीथेन से लेके टेट्राडीकेन तक 40 कार्बन वाले हमें क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो अब इनमें सेचुरेटेड भी होते हैं, इनमें अनसेचुरेटेड भी होते हैं, अल्केन्स भी होते हैं, अल्कीन्स भी होते हैं, सेचुरेटेड भी होते हैं, अनसेचुरेटेड भी, अल्काइंस भी होते हैं, साइक्लोअल्केन्स भी होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। क्योंकि मट्टी से आता है तो कुछ अर्थन इंप्योरिटीज इस तेल में मौजूद होती हैं, तो सल्फेट्स वगैरह ये मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की थोड़ी सी मिकदार इसमें मौजूद होती है। अब क्या चीज है, मीथेन इज द मोस्ट बेसिक हाइड्रोकार्बन के सबसे छोटा और सबसे बेसिक जो हाइड्रोकार्बन है, छोटे से छोटा, दैट इज CH4। अब इसको मीथेन भी कहते हैं, इसका पुराना नाम है मार्श गैस, क्योंकि ये लो लाइंग एरियाज में मिलता है। लो लाइंग एरियाज यानी बीची प्लेसेस, जो खड्डे होते हैं, जो अंडरग्राउंड एरियाज होते हैं, वहां पे ये गैस एग्जिस्ट करती है, इस वजह से इसका नाम मार्श गैस भी है। ये इस साल इंटीग्रेस में क्वेश्चन भी आया था। तो मीथेन इज कंसिडर्ड एज द मार्श गैस। मार्श मींस लो लाइंग एरिया या अंडरग्राउंड डिपॉजिट जो होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है भाई, कि इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में 94%, वैसे तो इंटरनेशनली 85 से लेकर 95% मीथेन होती है, पर हमारे पास जो सुई गैस है, वो जो सुई से निकलती है, वो जो कपड़े सिलने वाली सुई नहीं होती, वहां से जो गैस निकलती है, उसमें ये कितनी होती है, 94.6%। ये पुराने बुक में इसकी परसेंटेज लिखी। तो सुई बलूचिस्तान का विलेज है, सुई बलूचिस्तान का विलेज है, वहां में पाकिस्तान में पहली मर्तबा, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1958 में ये गैस दरियाफ्त हुई। ये डेट इस साल पूछी गई थी, 52। तो 1952 में ये गैस फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई। मुझे याद है मीरपुर में ये गैस 1997 में, यानी आपकी एज से ये गैस पुरानी है। 1997 में नवाज शरीफ का दौर था, उसमें ये इधर इंट्रोड्यूस हुई थी, मीरपुर सिटी में, हमारे गांव में एंड साउथ। मेरे ख्याल में अभी तो जरवार वगैरह में तो अभी आई है, तो उधर सिलेंडर पे काम चलता था। सो इट इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, कॉमनली फाउंड इन मार्शी एरियाज, वही लो लाइंग एरियाज। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये इनको गैसोलीन कहते हैं। गैसोलीन कहते हैं बेटा पेट्रोल। गाड़ी में पेट्रोलियम नहीं डलता, पेट्रोलियम तो कच्चा तेल है। कच्चा तेल जो है वो इम्प्योर होता है, उसमें 1 से लेके 40 कार्बन होते हैं। पेट्रोल सिर्फ 5 से लेके 10 कार्बन वाला होता है। अब नए बुक ने उसको भी थोड़ा मिनिमाइज कर दिया कि 5 से लेके 8 कार्बन कर दिया। वैसे 5 से 10 तक वाले को हम एज अ फ्यूल, एज अ गैसोलीन, एज अ पेट्रोल गाड़ी में भर सकते हैं। पर पेट्रोल की जो रेटिंग है, उसकी जो क्वालिटी है, वो उसके ऑक्टेन नंबर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, ऑक्टेन। तो जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, या इजिली, या इसको सिंपली आप ऐसे समझें कि जितना पेट्रोल इजिली एवापोरेट होगा, इजिली उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना ज्यादा अच्छा पेट्रोल होगा। ठीक है, ये क्यों, ये फिर आपने जो है ना वो अभी जो आपका फिजिक्स में इंटर में पढ़ा होगा आपने, है ना, गैसोलीन इंजन था ना, इंजन कैसे काम करता है, डीजल आयन कैसे करता है, पेट्रोल, तो गैसोलीन पेट्रोल को ही तो कहते हैं। तो डीजल और इस आयन में फर्क क्या होता है इंजन में, शायद आपने पढ़ा हो, एक मिनट मैं आपको रिफ्रेश कर दूं कि इसमें जो पेट्रोल इंजन होता है वो क्या करता है कि पेट्रोल वोलेटाइल होता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है कि एयर में मौजूद ऑक्सीजन और इससे निकलने वाले वेपर्स दोनों को कंप्रेस करके फिर इग्निट करता है, जलाता है। अब फ्यूल जितना इजिली कंप्रेस होगा उतना इजिली स्मूथली बर्न होगा, उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं तो उसकी जो वोलेटिलिटी है और उसको जो इंजन कंप्रेस करता है, वो कंप्रेसिबिलिटी है, वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी अच्छे में अच्छे फ्यूल जो है वो पेंटेन होगा, अच्छे में अच्छा फ्यूल, क्योंकि शुरुआत पेंटेन से हो रही है। हेक्सेन पे जाओगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, हेप्टेन पे जाओगे और बढ़ जाएगी, ऑक्टेन पे जाओगे और बढ़ जाएगी। अब ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर है वो -20 है। कितना?
पेट्रोल गाड़ी में जलाने के लिए कम से कम उसकी रेटिंग 90 होनी चाहिए, कम से कम। हमें जो मार्केट में मिलता है वो 93, 94, 93, 94 ऑक्टेन होता है, वो 100 ऑक्टेन नंबर वाला नहीं होता। 100 ऑक्टेन फ्यूल उसको कहते हैं जिसमें नो नॉकिंग, कोई नॉकिंग नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, पेट्रोल स्मूथली जलता जाएगा और गाड़ी चलती जाएगी, आपको एवरेज अच्छी मिलेगी और उसमें जो मैकेनिकल लॉस है और जो दूसरे लॉसेज होते हैं ड्यू टू लो ऑक्टेन नंबर वो नहीं है। ठीक है, तो पुरानी गाड़ियां 100 ऑक्टेन नंबर वाला सपोर्ट ही नहीं करती, नई गाड़ियां ये भी ज्यादा से ज्यादा 95 तक सपोर्ट करती हैं। तो बिल्कुल जो नई गाड़ियां हैं मर्सिडीज वगैरह हो गई, ये वाली गाड़ियां 100 ऑक्टेन सपोर्ट करती हैं, तो हमें हाई ऑक्टेन भराने का कोई फायदा नहीं है। हमारी जो पुरानी गाड़ियां है वो इसी पे ही काम चला लेती हैं, 90 के अराउंड जो है, 92, 93, 94। चलें भाई आगे बढ़ते हैं कि हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड ड्राइव फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड एम्प्लॉयड एज ऑटोमेटिक फ्यूल, कि ये गाड़ियों में एज अ फ्यूल, एज अ पेट्रोल, एज अ गैसोलीन यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स ऑक्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, देखिए मैंने आपको बताया कि जब आप कच्चे तेल को किसी रिफाइनरी में ले जाएंगे तो रिफाइनरी में 1 से लेकर 40 कार्बन तक वाले कंपाउंड निकलेंगे। अब 1 से 4 वाले तो गैस हो गए, वो आपके नेचुरल गैस में, देखिए भाई घोटकी से गैस आ रही है, कादरपुर से आ रही है, सॉरी, और माड़ी गैस से आ रही है, तो इसमें ऊपर वाला जो सरफेस होगा वहां से गैसेस निकलेंगी। 1 से 4 कार्बन वाले गैस होंगे, फिर 5 से 10 कार्बन वाले क्या होंगे, पेट्रोल होंगे। ठीक है, 11 से लेके 12 वाले केरोसिन ऑयल, गासलेट होंगे, मट्टी का तेल होंगे। ठीक है, और 12 से लेके 18 तक ये डीजल ऑयल होते हैं। ठीक है, अब 18 से लेकर 25 तक ये मोबिल ऑयल होते हैं, और उससे ऊपर वाले जो हैं ये सॉलिड होते हैं, जिसको आप पैराफिन वैक्स कह लें या सिंपली ग्रीस कह लें। जो मार्केट में ग्रीस अवेलेबल, इनका काम है लुब्रिकेंट, यानी लुब्रिकेशन बढ़ाएगा। जहां जहां पे नीड होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज्यादा लग रही है, ठीक है, दरवाजा है आपका, शटर है शॉप का, नीचे नहीं होता क्योंकि उसको जंग लग गया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगी, उसको हम ग्रीस देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इजिली नीचे, ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और पैराफिन वैक्स ये है कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, और अभी आप अल्केन्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि अल्केन्स जो हैं वो पैराफिन्स होते हैं लेस रिएक्टिव। क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। तो सर्दियों में जब ड्राई वेदर में हमारे होंठों पे क्रेक आ जाते हैं या हील्स में जो क्रेक आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, वेजलीन लगाते हैं। अब वेजलीन कोई कंपनी है, हमने उसका नाम वेजिन लग लिया है, जैसे डायपर को हम पेम्पर कहते हैं, पेम्पर कंपनी है, ठीक है, असल लफ्ज क्या है, डायपर है। तो यहाँ पे वेजलीन कोई वेजलीन बनाने वाली कंपनी है, होती क्या है, उसको पेट्रोलियम जेली या पैराफिन वैक्स कहते हैं। पेट्रोलियम जेली, या काम क्या होता है कि जैसे आप लिप्स पे लगाएंगे जहां पे क्रेक है, तो ड्राई एयर जो है उस स्किन के पार्ट से कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो एक आधे दिन में आपका वो जो जख्म है, जो पेनफुल, जैसे आपने कभी देखा होगा घर में या बाहर या क्लास में कभी, तो किसका होंठ अगर फटा हुआ होता है तो वो जब उसको वो मुस्कुराता है तो एक अजीब मुंह बनता है, कोशिश करता है मैं हंसूं, पर दर्द उसे पूरी तरह हंसने नहीं देता, तो आधा हंसने वाला मुंह होता है, आधा रोने वाला मुंह होता है, तो वो अजीब सा सीन दिखाई देता है। चलें, सर्दियां आ रही हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो बेटा क्या होगा कि ये जो पैराफिन वैक्स है ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, वेरियस यूजेस इंक्लूडिंग एज अ कंपोनेंट इन कैंडल्स, मोमबत्ती में, पॉलिशेस, पॉलिश में, लिब्रिकेंट्स और कॉस्मेटिक्स। ठीक है, लेकिन पॉलिश जो है उसमें भी जो जाहिर है वो साफ साफ जो चीज होती है वो पैराफिन वैक्स होती है। फिर काली बनानी है तो काला डाई डालेंगे, कार्बन डालेंगे उसमें, रेड बनानी है तो फिर और कंपाउंड होगा। तो इसी तरह से जो है यानी बेस जो होगा वो ये होगा। ठीक है, आगे क्या चीज है बेटा कि इथाइन इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, इथीन इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो इथाइन जो है आपने देखिए 2 तरह की घर में वेल्डिंग देखी होगी। ठीक है, बल्कि एक तो घरों में अक्सर वही आती है जो राड लगी होती है, राड वो आगे शीशा लगा के वो लगाता है, पहले अर्थ लगाता है, टोचन करता है, फिर जो है चिंगारी निकलती है। और ये जो प्रोसेस है इसको थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। इसमें जो राड होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है वो एक। और दूसरी आपने देखी होगी कि बड़ी बड़ी शीट्स को कटिंग के लिए फ्लेम का यूज करते हैं, एक फ्लेम होता है। ठीक है, अब ये जो इथाइन गैस है इसका कॉमन नाम है एसिटालीन। जब हम एसिटालीन गैस को जलाएंगे तो जब ज्यादा एसिटालीन मॉलिक्यूल जल रहे होंगे तो टेम्परेचर 25,000 से लेके 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जो आयरन है, जो आपका स्टील है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1800 तक होती है, और इसमें टेम्परेचर कितना बनना है, 3,000।
वो जो शोला है, यानी इतनी बड़ी शीट है लोहे की, अब उसको काटने, अगर आरी से काटने आए तो आरी पहले कट जाएगी क्योंकि वो उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही उस फ्लेम को बस ऐसे ही लगाते जाएंगे, वो आयरन की शीट दो हिस्सों में तकसीम होती जाएगी, क्योंकि बीच में वो मेल्ट होती जाएगी। क्या होती जाएगी? यानी उसको कटिंग के लिए यूज करते हैं, यानी जहां पे फ्लेम लगेगा वो हिस्सा क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा ना, लिक्विड हो जाएगा, तो वो सेपरेट होती जाएगी शीट। तो बड़ी बड़ी शीटें या दरवाजे बनाने के लिए वो काम आती है। हाँ, छोटे छोटे पार्ट जोड़ने हैं तो फिर जो है वो राड वाली वेल्डिंग काम आती है। तो यह कौन सी गैस है? ये इथाइन गैस। इथीन की बात करें तो इथीन, पहली बात, इसको स्वीट स्मेल होती है। इथाइन को गार्लिक लाइक स्मेल होती है, पुराने बुक में लिखा था, इसमें नहीं है। इथीन को स्वीट स्मेल होती है। और स्वीट स्मेल होने के बाद जो है ये इथीन गैस अगर किसी को सिंघाई जाए तो बंदा बेहोश हो जाए। तो इट इज यूज्ड फॉर द एनेस्थेटिक पर्पस, कि आप किसी भी बंदे को बेहोश करके उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पुराने दौर में सर्जरी में यूज होती थी, क्लोरोफॉर्म भी वहां पे यूज होता था। अब क्योंकि साइंस ने तरक्की की है तो अभी भी उसी टाइप के ही एनेस्थेटिक एजेंट यूज होते हैं। इंजेक्शन का नाम है हेलोथीन। तो हेलोथीन जो है वो यूज होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये वही हैं जो फ्रिज में जो है एज अ कूलिंग एजेंट यूज होते हैं। तो उनका ही ग्रुप है, इनको सीएफसीज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है हेलोथीन जो है ये आपकी जो है एज एनेस्थेटिक एजेंट, यानी पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। अगर थोड़ा सा माइनर कट लगा है, अंगूठे का है, इधर कान को करना है, तो जाइलोकेन लगाते हैं, वो पार्ट सुन्न हो जाएगा, उसके बाद सर्जरी करके आपको रवाना कर देंगे। पर अगर मेजर सर्जरी है, ठीक है, आर्गन सर्जरी है या इंटरनल एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम है, तो फिर जो है आपको एक जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है जिसमें हेलोथीन लगाते हैं। और भी हैं बहुत, मुझे जिसका नाम है मैं उसकी बात करता हूं। अच्छा, इथीन का एक और फंक्शन है। इथीन को स्वीट स्मेल होती है और इट इज यूज्ड एज अ हार्मोन फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट। तो वो फ्रूट जो जायके में खट्टे होते हैं उनको पकाने के लिए इथीन गैस जो है एज अ हार्मोन काम करती है। उसको क्या करेगी? जल्दी जल्दी राइप कराएगी, फ्रूट आपका जल्दी जो है वो पक जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है कि ये जो साइक्लोअल्केन्स हैं, वर्स्टा यूज सर्विंग एज अ सॉल्वेंट्स, लुब्रिकेंट्स, इवन उसके बाद पता नहीं क्या है, एक सेकंड देखते हैं। इनका काम भी क्या है कि एज अ फ्यूल सोर्सेज और लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की फ्रिक्शनल फोर्स को कम करना। मोबिल ऑयल का काम क्या होता है? हम क्या करते हैं? जनरेटर में मोबिल ऑयल डालते हैं, ठीक है, घर की मोटर में मोबिल ऑयल डालते हैं, ताकि अंदर जो चीज घूम रही है या जो चीजें पार्ट्स क्या कहते हैं आपस में फ्रिक्शनल फोर्स को जो है कम करने के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को रहने देते हैं। हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक। हमारी टॉपिक क्या है कि अल्केन्स, उसके बाद साइक्लो अल्केन्स। तो पहली बात ये बताएं कि अल्केन और साइक्लो अल्केन में फर्क क्या होता है। अल्केन जो है ओपन चेन होंगे और साइक्लो अल्केन क्या होंगे? क्लोज चेन और रिंगम। यानी अगर हमें फर्क समझना है, ठीक है, तो भाई ये 1 2 3 4 5 जो भी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। तो ये खाली क्या चीज है? ये पेंटेन है। कौन सा पेंटेन? एन पेंटेन, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अल्केन है। अगर हमारे पास ये चीज है, कार्बन काउंट करें, एवरी कार्बन हैज 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पेंटेन है। पर पेंटेन देखें कौन सा है? ओपन चेन है, क्लोज चेन है? तो हम इसके नाम में साइक्लो वर्ड लगाएंगे, साइक्लो प्रीफिक्स यूज होगी जो हमें डिफरेंस बताएगी कि ये ओपन चेन है, ये क्या है? क्लोज चेन। ओपन चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इसका नाम क्या होगा? आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन, यानी इसमें अगर बिल्कुल इस जिगजैग वे में है तो ये एन है, नॉर्मल है। अगर एक ऊपर या नीचे आ जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा? ब्रांच आ जाए। तो ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ये ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, फिर ये सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचुरेटेड भी। तो ये क्या है? साइक्लोब्यूटीन। ये क्या है? साइक्लोप्रोपाइन, ठीक है। ये क्या है? ब्यूटाइन। तो आप कार्बन काउंट करें और नाम देते जाए। 1 कार्बन, 2
3 4, तो ये आपका क्या है, ब्यूटाइन। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, पर कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड। ठीक है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, पर कौन सा है, कार्बन 4 है। फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, ये 2, इसको करें या इसको करें, डबल बॉन्ड वाले को करें, डबल बॉन्ड वाले। तो 2 3 4 क्या होगा, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। नीचे वाला क्या है, ये 1, तो ये क्या होगा 2, ये 3, साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोप्रोपाइन। इसका नाम क्या होगा, कॉमन को छोड़े आयु पे बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 पे ब्रांच, 1 2 3 4 पे ब्रांच, 4 5 डायमिथाइल ऑक्टेन, डायमिथाइल ऑक्टेन। तो ये देखें, हाइड्रोकार्बन आपके सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आपके अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आपके स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आपके ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आपके क्लोज रिंग या साइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात हेडिंग वाली, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। आपके जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, किसको कहेंगे, जब कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन चारों ही, तो उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो किस्म के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक अल्केन्स और दूसरे साइक्लो। फर्क क्या होगा, अल्केन्स ओपन चेन होंगे और आपके साइक्लो अल्केन्स क्लोज चेन होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइज इन द वे ऑफ कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड। अल्केन्स हैव ओपन चेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, साइक्लो अल्केन्स ऑन द अदर हैंड हैव क्लोज रिंग्स। ठीक है, साइक्लो अल्केन्स आर टिपिकली नॉन पोलर सिमिलर टू अल्केन्स। अब देखिए, जो भी हाइड्रोकार्बन है, वर्ड हाइड्रोकार्बन, अगर मैं इधर एक लाइन लिखूं कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो नॉन पोलर होते हैं। देखिए, पोलर होने के लिए जरूरी है कि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इट शुड बी लार्जर देन, ग्रेटर देन, मोर देन 0.5 या 0.5 कम से कम होना चाहिए। पर जब आप किसी भी, कोई भी हाइड्रोकार्बन है CXHY, ठीक है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देखेंगे, इट्स 2.5, 2.1, द डिफरेंस इज व्हाट, 0.4। नाउ दिस रेंज फॉल्स इन नॉन पोलर रेंज। तो कार्बन पे भी कोई चार्ज नहीं होगी, हाइड्रोजन पे भी। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, आगे चल के आप देखेंगे कि अल्काइंस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो और हाइड्रोजन, ये बॉन्ड स्लाइटली पोलर होता है। क्यों होता है वो उधर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इधर मैं आपको बात करता हूं कि अगर ये आप कंसीडर करते हैं कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, या मेजॉरिटी ऑफ, या जनरली कह लें, ऑल ना कहें तो जनरली कह लें कि आमतौर पे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो ये इतना डिफरेंस नहीं है कि जो शेयर्ड पेयर है कार्बन अपनी तरफ खींच ले, यानी शेयर्ड पेयर बीच में ही रहेगा। ठीक है, शेयर्ड पेयर बीच में ही रहेगा, इस वजह से ना उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगेगी ना उस पर पार्शियल नेगेटिव लगेगी। ठीक है, यानी आपकी चार्ज जब न्यूट्रल होगी तो उस कंपाउंड को नॉन पोलर कहते हैं, कोई पोल है ही नहीं। अगर पार्शियल पॉजिटिव एक पे लग दी तो दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव लग दी, तो पोलर मॉलिक्यूल को, पोलर कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डायपोल। तो इसमें कोई पोल नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, चलें इसको मैं सेव करता हूं। इसके बाद ये है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कि अल्केन्स आर नॉन पोलर। देखिए, जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। यानी दूसरी सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होनी चाहिए। बेंजीन हो गई, C6H6 हाइड्रोकार्बन है, वो भी क्या होगी, नॉन पोलर होगी, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। CCl4 हो गया, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी ये कंपाउंड नॉन पोलर होने की वजह से उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे जो नॉन पोलर हो। तो वाटर क्या है, सिर्फ पोलर नहीं, वाटर हाईली पोलर है। तो ये कंपाउंड वाटर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल। ठीक है बेटा, तो यही लिखा होगा, आगे देखते हैं कि अल्केन्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहें या नॉन पोलर, ऑर्गेनिक पोलर भी होती हैं। ठीक है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इधर नाम लिखा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
कौन कौन सी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? अब देखिए कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं है, पर हाँ बेंजीन हो गया, हाँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, या आप कहें कि टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया, तो ये भी नॉन पोलर है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जिस भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो हो, इवन तो इट हैज पोलर बॉन्ड्स, इसके चारों ही बॉन्ड पोलर हैं। अगर आप कार्बन क्लोरीन बॉन्ड अकेले को कंसीडर करेंगे आप देखेंगे कि चारों ही बॉन्ड पोलर हैं, पर इनका जो वेक्टर सम आएगा वो जीरो आएगा, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। जिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो एज अ होल एज अ नॉन पोलर एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये नॉन पोलर है, ठीक है। इसमें ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक, ठीक है। सो इस जैसी सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आर वेरी लो। लो क्यों है? देखिए ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें जो अपरेटिंग फोर्स होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स होती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। नाउ दिस फोर्स इज वीकेस्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्स सब फोर्सेस में कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेजर होती है कि कोई फोर्सेस कितनी स्ट्रांग हैं या कितनी वीक हैं। जितना अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा मजबूत होंगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इनमें क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, क्योंकि इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स है जो कि कमजोर फोर्स होती है, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो इनकी जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है? वीकेस्ट, कमजोर में कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हेंस मुर्गियां क्या होगा कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है फिर डिपेंड किस पे करेगी, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। देखिए ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। इधर हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स, के मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ब्रांचिंग। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स वीक है कि स्ट्रांग है। थोड़ा सा गौर करें आप, अगर हमारे पास मीथेन है, हमारे पास इथेन है, हमारे पास क्या चीज है बेटा? प्रोपेन है, हमारे पास क्या चीज है? ब्यूटेन है। तो आप नोट करेंगे कि लेंथ ऑफ चेन बढ़ रही है, उसके साथ साथ एटम्स भी बढ़ रहे हैं। तो देखें नंबर ऑफ एटम्स किसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। कितने एटम्स हैं? 5। कितने हैं? 8। कितने हैं? 11। अब 3 बढ़ते जाएंगे, CH2 बढ़ेगा, 14 होंगे, देख लें। नहीं तो जैसे जैसे हम होमोलॉगस सीरीज में एक हल्के मेंबर से दूसरे मेंबर पे जाएंगे तो CH2 ग्रुप पे इंक्रीज होता है ना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन यानी 3 एटम क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना बढ़ेगा? 14। देखें ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ एटम्स पे, सरफेस एरिया पे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, अब देखिए मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती जाएगी। साइज तभी बढ़ेगी जब एटम्स बढ़ेंगे, एटम्स बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, इससे इसकी कम होगी, इससे इसकी कम। अब देखिए सरफेस देखें, इसका सरफेस एरिया लार्ज है, ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट? 3 कार्बन के एज कंपेयर टू 2, एज कंपेयर टू 1। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया वाला फैक्टर कहां पे काम आता है? जब आपके पास आइसोमर्स होंगे। ये देखें जरा, एक चीज आपको सीन दिखाऊं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद 1। जब सरफेस एरिया देखें, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस किसका ज्यादा है? एन पेंटेन का। तो ये फैक्टर अभी काम करेगा। अब ये सारे आइसोमर्स हैं, सबका मास सेम है,
वैसे अगर मास बढ़े चेंज होता तो फिर हम ऑटोमेटिकली कहते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी क्या होगी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, पर यहाँ पे सबका मास सेम है। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, पेंटेन्स, सारे पेंटेन है। अब सब पेंटेन, इनमें कोई भी पेंटेन देखे, फार्मूला क्या होगा, C5H12, सॉरी C5H12, तो सबका मास क्या होगा, यही होगा 72 MU होगा। जिसको भी देखें, इसका भी 72, इसका भी 72, इसका भी 72। तो यहां पे लंडन डिस्पर्शन फोर्स कैसे काम करेगी, वी विल डिसाइड extent of London dispersion force on the basis of what, surface area, larger the surface area तो इतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगी, स्ट्रांग होगी। अब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, 1 ब्रांच 2 ब्रांचेस, ब्रांचिंग बढ़ने से इनवर्सली प्रोपोर्शनली है, तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। ब्रांचिंग कम होने से क्या, बढ़ने से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी क्या होगी, हाई होगी, इसकी क्या होगी, लो होगी, इसकी इन दोनों के बीच में होगी, मिड ऑफ दीज। ठीक है, तो इस पे जो पुराने पेपर से उनमें क्वेश्चंस आते रहे इस पॉइंट पे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। तो मैंने आपको सारे फैक्टर्स भी बता दिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स का जो ट्रेंड है ये सब में ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपली एक चीज कंसीडर कर लें, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अपने ब्रांच वाले से ज्यादा होगा, एक ब्रांच वाले से ज्यादा होगा, एक ब्रांच वाले का, दो ब्रांच वाले से ज्यादा होगा, दो वाले का, तीन वाले से। यानी जितनी जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी सरफेस एरिया कम होता जाएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स कम होती जाएगी। एनी प्रॉब्लम, बात समझ आ गई बेटा, हैव यू गॉट इट, ओके। नेक्स्ट थिंग यही लिखा होगा आगे। ठीक है, इसके बाद क्या चीज है बेटा, कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर हायर देन दैट ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स, अगर वो आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स को क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज होती है पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मास सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो क्या होगा, मास सेम होगा, पर किसमें फर्क होगा, स्ट्रक्चर में। एन पेंटेन आइसोपेंटेन में क्या फर्क है, स्ट्रक्चर का। वो क्या स्ट्रेट चेन है, एन पेंटेन, उसमें एक ब्रांच है, स्ट्रक्चर चेंज होने से आइसोमर बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है, तो अब क्या चीज है कि बिकॉज स्ट्रेट चेन जो अल्केन्स हैं आर मोर एक्सटेंडेड, अगर हम कहेंगे सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इट अलोज ग्रेटर सरफेस एरिया, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, C1 to C4 क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। ठीक है, C5 to C17 लिक्विड होते हैं, और उसके बाद C18 एंड हायर, नॉट 17, 18 एंड हायर, 17 तक क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। 18 एंड हायर क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड। आए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे साइक्लोअल्केन की, तो साइक्लोअल्केन की शुरुआत प्रोपेन से होती है, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए रिंग बनाने के लिए, 2 कार्बन की रिंग नहीं बनती क्योंकि तीसरा एलिमेंट चाहिए। ठीक है, जोड़ने के लिए तीसरा एलिमेंट चाहिए, तो कम से कम रिंग जो बनती है वो 3। और साइक्लोप्रोपेन से लेके आप ज्यादा से ज्यादा साइक्लोडिकेन बना सकते हैं, 10 मेंबर से ज्यादा रिंग स्टेबल नहीं होती, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल होती हैं वो C5 और C6 होती है, यानी साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, दीज आर द मोस्ट स्टेबल रिंग्स। तो इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा रिंग में यही मिलेंगे। आप सिंपली और किसी को ना देखें, आप कार्बोहाइड्रेट को देखें, आप कार्बोहाइड्रेट को देखें तो क्या मोस्ट अबंडेंट होते हैं, पेंटोजेस या हेक्सोजेस, दोनों होते हैं। तो राइबोज शुगर आपको जहां कहां मिलेगी, हेक्सोज शुगर आपको जहां कहां मिलेगी, ग्लूकोज फ्रक्टोज, 2 नाम तो सुने होंगे, वैसे तो इनके 16 दूसरे नाम हैं। ठीक है, 16 कंपाउंड हैं ये इसी फार्मूले के, C6H12O6। ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस जैसे 16 कंपाउंड है। मैं कुछ नाम आपको बता दूं, ग्लूकोज, उसके बाद गैलेक्टोज, मानोज, फ्रक्टोज, उसके बाद जो है मिल्क्रोज, उसके बाद मेरोज, शमरोज, यानी कुछ भी कह लें, पीछे आप ओज लगा दे तो कोई ना कोई नाम बन के आएगा, कोई ना कोई जो है नाम ग्लूकोज निकल आएगा। तो 16 नाम है, फार्मूला वही है, C6H12O6। ठीक है, पीछे ओज लगा दे, मिल्क्रोज कर ले, तो कोई भी, यानी या वही आप जैसे मिसाल तौर क्या कर लें, कोई भी नाम, यानी मिसाल तौर बिमलोज कर लें, या बिमल है ना, बिमलोज कर लें, या फिर क्या कर लें, तो नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो लेक्टोज डाइसेक्राइड है, हम मोनोसेक्राइड की बात कर रहे हैं, लेक्टोज, सक्रोज, और उसके बाद माल्टोज, लीमोज, ये डाइसेक्राइड है, हिंदानोज ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, तो
तो जी प्रॉपर्टीज की बात करें साइक्लोअल्केन की, तो साइक्लोअल्केन कम से कम साइक्लो कहां से शुरू होगा? प्रोपेन। लाइक इसमें भी C1 to C4 क्या गैसेज हैं, तो 3 और 4 वाले क्या गैसेज हैं, यानी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन क्या है? गैसेज हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वाइल साइक्लोअल्केन्स 5 और मोर कार्बन लिक्विड होते हैं। ठीक है, कि मैंने आपको पता कि 10 से आगे रिंग बनती नहीं है, स्टेबल नहीं है, इस वजह से ये लिक्विड तक ही किस्सा खत्म हो जाएगा, सॉलिड नहीं होंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोअल्केन्स इज लोअर देन। अब ये फंडा क्यों है? देखिए कंपेयर करें, ये आपका क्या है? प्रोपेन। ये आपका क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये आपका क्या है? ब्यूटेन। ये आपका क्या है? साइक्लोब्यूटेन। बताएं सरफेस एरिया किस में ज्यादा है, ओपन चेन में कि रिंग में? तो इस वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने सेम या कंपेरेबल मास वालों से क्या होगी? कम होगी, सरफेस एरिया कम होनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलें, उसके बाद ये है कि इनकी स्ट्रक्चर, अल्केन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई अल्केन में जितने भी कार्बन होंगे वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। अल्केन में जितने भी कार्बन होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। चलें इस चीज को आगे फैलाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, अवर हेडिंग इज व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। तो हम दो ही मेंबर करते हैं, वन इज द मीथेन एंड अदर इज द ईथेन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए थोड़ा बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, वो ये कि हमें अगर स्ट्रक्चर बनानी है मीथेन की, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, तो अब आपने थोड़ा सा बेसिक अपनी जो है वो स्टडी को थोड़ा इस्तेमाल करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन में भाई हाइब्रिडाइज कौन होगा? कार्बन और हाइड्रोजन में देखिए मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट होता है। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एक से ज्यादा एलिमेंट क्या हो सकते हैं? हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। पर इसमें सिंपल दो ही किस्म के एलिमेंट हैं, तो एक एलिमेंट हाइब्रिडाइज होगा, दूसरा नहीं होगा। कौन होगा? जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल में जिसको हम सेंटर में रखते हैं, बीच में रखते हैं। बीच में किसको रखेंगे? जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो। जिसकी वैलेंसी, आपको कैसे पता चले किसकी वैलेंसी ज्यादा है? भाई आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। हेलो छोकरो, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे पूरे हो गए। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तब होती है जब कार्बन किसी से बॉन्ड ना बना रहा हो, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। जब भी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता है, सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हाट? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? तो बोलो ना, एक्सोथर्मिक होता है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज। ये जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें एनर्जी आएगी तो ये कहां जाएगा? 2pz में। तो इसकी जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो क्या बनती है? बताएं। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, तो अब कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये दे आर अवेलेबल फॉर व्हाट? ओवरलैपिंग। 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसके पास 1s ऑर्बिटल है फॉर ओवरलैपिंग। तो दोनों में देखें जिसकी वैलेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितनी है? 4। किसके पास? कार्बन के पास। ठीक है, तो थोड़ा सा रटा भी लगा दें तो ये मैं आपको कुछ एलिमेंट कॉमन जो है, कार्बन भाई टेट्रावेलेंट होता है, सिलिकॉन टेट्रावेलेंट होता है, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट विथ 1 लोन पेयर, फास्फोरस ट्राइवेलेंट विथ 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट होता है विथ 2 लोन पेयर, सल्फर 2 लोन पेयर। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन 1, उसके बाद हेलोजेंस सारे मोनोवेलेंट, ब्रोमीन आयोडीन, पर इनके पास 3 पेयर होते हैं। ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं
मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही होंगे। इनका रटा खुद लगा दें, ठीक है, ताकि आपको बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक ना करना। हमें यह पता चला कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, जबकि हाइड्रोजन की 1 है। तो हमने जो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होती है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल, तो किससे मिक्स हो, तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, कार्बन की। सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर, कौन कौन सी है, 1s एंड 3p। तो एक कार्बन की जो है वो s ऑर्बिटल और 3 कौन सी, p ऑर्बिटल। तो ये मिक्स होंगे आपस में, 1s, एक p, दूसरा p, तीसरा p, ठीक है। तो ये कौन सी है, 2s1, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 4। चारों ऑर्बिटल को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो इनकी साइज, इनका शेप, इनकी एनर्जी डिफरेंट है। पर जब ये मिक्स हो जाएंगी तो नई ऑर्बिटल्स बनेगी। क्या बनेगी, और नई ऑर्बिटल्स की जो साइज, शेप, एनर्जी वो क्या होगी, सेम। चले भाई, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगी, चारों ही ऑर्बिटल क्या कहलाएंगी, sp3, ठीक है। हर ऑर्बिटल को हम कहेंगे sp3, 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 sp3 एंड sp3। अब देखिए, शेप जो है मॉलिक्यूल का वो पहले से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, कि वो टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। यानी जब भी कोई एलिमेंट हाइब्रिडाइज होता है तो हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करेगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया था शेप के बारे में कि ऑर्बिटल्स को, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, वो बनता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। अब क्योंकि ऑर्बिटल्स को डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, भाई p का एक लोब x पे है, दूसरा y पे, तीसरा z पे है, d का एक लोब x y के बीच में है, तो किसी न किसी एक्सेस पे क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो मॉलिक्यूल का शेप इस चीज पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हुई। पर ये इतना अच्छा तरीका नहीं है जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकें। सो उसके लिए जो पहला मॉडल है वो था इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल कहता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो कितने हैं। अब एक्टिव सेट में 2 पेयर आते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर। ये टोटल करें, अगर ये पेयर 2 होंगे तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा, 3 होंगे तो ट्राइगोनल होगा, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल होगा। ये फर्स्ट ईयर की मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूं। यानी आप क्या करेंगे कि टोटल जितने एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसको 360 से डिवाइड करें, आपको एक एंगल मिलेगी, उस एंगल पे आप पेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। कि अगर 2 पेयर है तो 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180, मॉलिक्यूल लीनियर होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, लीनियर। अगर 3 पेयर है तो 360 को 3 से डिवाइड करें, 120। तो जब आप इक्वली 120 120 120 पे रखोगे मॉलिक्यूल ट्राइगोनल होगा। अगर आपके पास 4 पेयर है तो 90 की एंगल पे रखेंगे, पर 90 एंगल नहीं बनती, एंगल 109 बनती, ठीक है। 90 के एंगल पे पेयर एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 90 पे स्टेबल नहीं होते, फिर वो क्या करते हैं कि वो खुद को 109 पे अरेंज करते हैं, तो वहां पे मॉलिक्यूल क्या बनता है, स्टेबल बनता है। सो ये रटे वाली बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल है। तो दूसरा मॉडल है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। ये एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप हाइब्रिडाइजेशन से पता लगा सकते हो कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। सेंट्रल एलिमेंट को देखेंगे, देखें अब आपको पता कैसे चले कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, उसके लिए आपके पास 3-4 बेसिक चीजें होनी चाहिए। पहली बात कि आपको दोनों एलिमेंट जो मॉलिक्यूल में मौजूद है उनकी वैलेंसी का पता होना चाहिए। दूसरी बात, बीच में कौन एलिमेंट आएगा उसका पता होना चाहिए। तीसरी बात कि आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करें कि भाई जो सेंट्रल एलिमेंट है उसने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए, जितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इतनी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, मीथेन में कितने, चारों क्या होंगे, सिंगल। 4 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन सी, एक s और 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बनाता है, यानी एक डबल बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा ऑर्बिटल्स कितनी है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 पाई बनाता है, sp होगी, ठीक है। तो काफी सारी हिंट्स होती हैं जिसके जरिए आप हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं। एक फार्मूला भी होता है, तो वो आपने फर्स्ट ईयर में आई होप कि किया होगा। खैर अभी हम इसकी बात करते हैं। तो ये जितने भी अल्केन्स होंगे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यही हो। हर कार्बन जो वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। बनाते हैं पहले मीथेन। तो मीथेन में कैसे बनेगा, मीथेन में क्या चीज है भाई, हाइड्रोजन है ना दूसरा,
तो हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है। तो ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, यहां पे आप लगाओगे sp3। ये कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। कार्बन हाइब्रिडाइज हो रहा है, sp3 sp3 sp3। अब दो चार बातें ध्यान में रखें। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब हाइड्रोजन के पास एस है, कार्बन के पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यानी दोनों बॉन्ड कौन से होंगे? सिग्मा ही बनाएंगे दोनों। ठीक है, पाई बॉन्ड तब बनता है जब जो एलिमेंट हाइब्रिडाइज हो रहा है उसकी कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होने से रह जाए, यानी उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो, उसके पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी हो। जितनी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगी वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। दो ही मैक्सिमम हो सकती हैं, क्योंकि पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड, फिर बनेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, फिर बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा दो पाई। ट्रिपल से ज्यादा तो दो एलिमेंट नहीं बना सकते। तो इस वजह से ज्यादा एलिमेंट के पास दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो सकती हैं। हाइब्रिडाइज कितनी भी हो सकती हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब इसके साथ कौन ओवरलैप करेगा? इसके साथ करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल है? एस। हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल है? एस। देखिए, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पहले से डिसाइड हो गई कि ये टेट्राहेड्रल ही रहेगा, इसका शेप जो है वो इस तरह से रहेगा। अब आप लिखेंगे ओरिजिनल मॉलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन 109, हाइड्रोजन 109 एंड दिस वन 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गई किसकी? मीथेन। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल कितनी होगी? 109। सारी एंगल्स 109 होंगी। ठीक है, बस इतना बताएं कि ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? लीनियर ओवरलैपिंग, पैरेलल? तो भाई ये लीनियर ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, लीनियर ओवरलैपिंग से बना है। कौन सी ऑर्बिटल है जो लीनियर ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड बना रही है? कार्बन की कौन सी है? sp3 ऑफ कार्बन, एस ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई के जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं कार्बन हाइड्रोजन, सारे एक टाइप के बॉन्ड है, दूसरा कोई नहीं। तो हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। और वो कैसे बन रहा है? बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरे मेंबर पे चलते हैं, इथेन को। इथेन में कितने कार्बन होंगे? दोनों क्या होंगे? sp3। ठीक है, तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कार्बन टू कार्बन। वो क्या बनेगा? कार्बन टू कार्बन। कैसे बॉन्ड बनेगा ये देखें। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ठीक है, अब हर कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन है एंड ये भी कार्बन है। ये ओवरलैपिंग जो पहली हुई है लीनियर है, पैरेलल है? sp3 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 एंड sp3। क्या लगेंगे? 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, सॉरी एस ऑर्बिटल। एक एस ऑर्बिटल इधर, एक एस ऑर्बिटल इधर, इधर, इधर और इधर। ठीक है, तो दो किस्म के बॉन्ड हैं। कौन से दो किस्म है बताएं जरा। एक कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन। तो पहले इसको देखें कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये कैसे बना है? कौन सी ऑर्बिटल है? sp3 sp3। तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। उसके बाद ओवरलैपिंग कौन सी है? लीनियर। ऑर्बिटल्स कौन सी इन्वॉल्व है? sp3 एक कार्बन की, sp3 दूसरे कार्बन की। ठीक है, अब ये बताएं कि ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना है? कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ओवरलैपिंग कौन सी? लीनियर। ठीक है, ऑर्बिटल कौन सी? कार्बन की कौन सी? sp3 और हाइड्रोजन की कौन सी? s। ठीक है, बन गया। सारे जो थीटा हैं हर कार्बन टेट्राहेड्रल होगा। अगर यहां से देखें, फिर यहां से देखें,
और कार्बन क्या होगा, टेट्राहेड्रल। एंगल कितनी होगी, 109। एंगल कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू 109। ये आपकी हो गई किसकी स्ट्रक्चर, इथेन की। कोई सवाल, कोई दिक्कत, देख ले एक मतलब, एक मतलब देख लें भाई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हर कार्बन क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। हर कार्बन क्या होगा, टेट्राहेड्रल। मीथेन मॉलिक्यूल क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इथेन क्या होगा, इथेन में 2 कार्बन है, दोनों हाइब्रिडाइज होंगे, दोनों sp3 होंगे। प्रोपेन में क्या होंगे, 3 कार्बन होंगे, तीनों हाइब्रिडाइज होंगे, तीनों sp3 होंगे। ब्यूटेन में क्या होंगे, 4 होंगे, चारों ही जो है क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है। इसी तरह से जो है आपके बॉन्ड बनते जाएंगे। कार्बन कार्बन से जुड़ेगा, sp3 sp3, तीसरा कार्बन sp3 sp3, चौथा कार्बन तीसरे से sp3 sp3, पांचवा चौथे से sp3 sp3, चेन बनती जाएगी। बाकी जो बचेंगी ऑर्बिटल वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हाइड्रोजन। क्लियर है? चले इसी तरह से इधर ही वाइंड अप करते हैं।